नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नवज्ञान क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 12th क्लास फिजिक्स का सिलेबस एंड ए वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी हाउ वी कवर एंटायर सिलेबस इन ए लिमिटेड टाइम। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है फ्रेंड? इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स, और आप बोल सकते हो चार्ज। और स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट पोजिशन। स्टैटिक मीन्स होता है फ्रेंड रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या डिस्कस करेंगे हम पढ़ेंगे उन चार्ज के बारे में जो रेस्ट में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और बोल सकते हैं हम फिजिक्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे हम? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। उन चार्ज के बारे में बात करेंगे हम जो रेस्ट पोजीशन पे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शन मीन्स तो आप जानते हैं कि जब व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट विद ईच अदर इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला जाता है वो अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उन चार्ज की बात करेंगे जो चार्ज रेस्ट पोजिशन पे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम दो चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम दो चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और सेकंड चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उनका ओरिजिन, उनके टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद पढ़ेंगे हम फील्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसकी फील्ड क्या होगी कि द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड और फील। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें हम। सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक बोल देंगे आप या बोलेंगे इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बाय विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा क्या? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की वो एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ये, बाय विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, जिसके जरिए वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता चल गया कि आया कहां से, ओरिजिन क्या है इसका। अभी बात करते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जनरेट कहां से हुआ, कहां से आया चार्ज। तो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब डेफिनेशन दी थी तो बताया था हमने कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाएगा। दैट मीन्स व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट विद ईच अदर दे बिकेम चार्ज्ड, तो वो चार्ज हो जाएंगे। तो ओरिजिन ये चार्ज का कि इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, in frictional electricity when we rub
टू ऑब्जेक्ट विद ईच अदर, then electrons start transfer from one object to another object and became and second object बोल देंगे हम, या बोल देंगे another object became charged, कि दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। चार्ज दैट मीन्स कैसे चार्ज हुआ, जैसे ये ऑब्जेक्ट था आपके पास, इसके ऊपर कोई चार्ज था, मान लो इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो और यहाँ पे कोई अनदर ऑब्जेक्ट है। जब हम इन दोनों को आपस में रब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही चार्ज आएगा तो ये ऑब्जेक्ट, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट भी क्या बन जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा हमने, ओरिजिन ऑफ चार्ज पढ़ा, कि चार्ज कितने टाइप का होगा, कि कितने टाइप का होगा बेसिकली चार्ज। तो अभी हमने पढ़ा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक, तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, और आप सभी को पता है कि किसी भी पार्टिकल में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो क्या ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा हो जाएगा आपके पास। दैट मीन्स फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा आपका, और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स कि जो चार्ज है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी, आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर तो पता ही है आपको कि विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम। ओके फ्रेंड, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलम। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटॉन है उस पर कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन हैज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स पे सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही अमाउंट का चार्ज होगा, बट वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो बात करते हैं प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा फ्रेंड, प्रोटॉन पे होगा प्लस का 1.6 cos 10⁻⁻⁻19, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। और इलेक्ट्रॉन्स की यदि मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, माइनस का 1.6 cos 10⁻⁻19 कूलम। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका, चार्ज का, विच इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, एलिमेंट्री चार्ज। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ई से। तो ई क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज में आपका प्रोटॉन भी आ गया और इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो ये होगा प्लस माइनस 1.6 cos 10⁻⁻19 कूलम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो अभी हमने डिस्कस किया कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड है आपका नेगेटिव चार्ज। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, ओरिजिन क्या था उनका। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कौन से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन से ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है। तो सीधी सी बात है, दो ऑब्जेक्ट लेंगे हम, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और उनको एक दूसरे के पास लाएंगे। यदि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दैट मीन्स उन पे सेम काइंड का चार्ज है, और यदि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन पे अपोजिट काइंड का चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी एक टेबल दी हुई है आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए। सबको पता है प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन से ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज होगा।
देखिए नेगेटिव चार्ज, ग्लास रोड ली मैंने, ग्लास रोड, व्हेन वी रब ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है आपका और सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके फ्रेंड्स, वापस से हम ग्लास रोड को ही रब करें हम एबोनाइट रोड के साथ, तो ग्लास रोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मैं लूं वुलन क्लॉथ और उसको मैं रब करवाऊं रबर शूज के साथ, ठीक है, तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज होगा आपका, रबर शूज पे नेगेटिव चार्ज होगा। वापस वुलन क्लॉथ को मैं रब करवा रहा हूं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पे, तो वुलन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा आपका और जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल बेसिक सी टेबल है आपके पास कि ये साइंटिफिकली प्रूव होने के बाद ये टेबल दी गई है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे किस टाइप का चार्ज होगा आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा क्या। तो द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर when a charged body is brought near it is called electrostatic इंडक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होगा, द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन मींस जनरेशन ऑफ चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर तो आप जानते हैं कि विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है फ्रेंड, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट, जब किसी चार्ज बॉडी को एक कंडक्टर के पास लाया जाएगा तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, टेम्परेरी कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाएगा उस कंडक्टर के ऊपर, और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे ये अपनी चार्ज बॉडी है, इस पे सपोज कर लीजिए कोई भी चार्ज ले सकते हैं आप, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पास हम एक कंडक्टर लेके आए, मान लीजिए ये कंडक्टर था आपका, ये कंडक्टर लेके आए, तो इस कंडक्टर पे क्या होगा, चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके दोनों टर्मिनल्स पे, क्योंकि अपोजिट चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ इस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और अपोजिट टर्मिनल पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया इसका टेम्परेरीली। जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आए, इसमें चार्ज जनरेट स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट से। और परमानेंट करना है तो उसको आगे देखेंगे हम कि यदि मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा तो इसको परमानेंट भी कर सकता हूं मैं इस चार्ज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। जैसे हम चार्ज बॉडी को लेके गए किसी कंडक्टर के पास, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया। इस फिनोमिना को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एंड चार्ज and the charge developed on the two ends of the conductor is called induced charge। जो इस कंडक्टर के दोनों पार्ट्स पे, दोनों टर्मिनल पे जो चार्ज जनरेट हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड चार्ज। ओके फ्रेंड्स, एंड द चार्ज ऑन द चार्जिंग बॉडी इज कॉल्ड, और जो चार्ज इस चार्जिंग बॉडी के ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज।
ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे ही हम किसी चार्जिंग बॉडी को किसी कंडक्टर के पास लेके गए तो कंडक्टर क्या हो गया, टेम्परेरीली इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, टेम्परेरीली इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया इस पे। तो जो दोनों टर्मिनल्स पे चार्ज जनरेट हुआ इस फिनोमिना को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जो दोनों टर्मिनल पे चार्ज जनरेट हुआ है उसको बोला हमने इंड्यूस्ड चार्ज, और जो चार्जिंग बॉडी के ऊपर जो चार्ज था उसको बोला हमने इंड्यूसिंग चार्ज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि सेम काइंड ऑफ चार्ज या सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेम टाइप का चार्ज होगा, सेम काइंड का चार्ज होगा, वो रिपेल करेगा। सेकंड में बात करूं तो जो अपोजिट काइंड का चार्ज होगा वो क्या करेगा, आपका अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं तो देखिए फ्रेंड, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है नेचर में। तो एडिटिव नेचर से क्या बात करेंगे हम, तो एडिटिव नेचर से बात करेंगे कि टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज algebraic sum of individual charges, present on the present या बोलेंगे हम सिचुएटेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो टोटल चार्ज होगा ऑन एन ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल चार्ज के। जो भी इंडिविजुअल चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है उन सब का सम होगा। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पार्टिकुलर पॉइंट्स पे चार्ज है भाई, इस पोर्शन पे प्लस Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस वाले पोर्शन पे Q3 चार्ज है, इस वाले पोर्शन पे Q4 चार्ज है। अपने को इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का चार्ज निकालना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा, कैपिटल Q, और वो क्या देगा, एल्जेब्रिक सम होगा सभी चार्ज की, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन, जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे उन सब का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो चार्ज है वो क्या होगा, एडिटिव होगा नेचर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। जो टोटल चार्ज होगा वो कैसा होगा, क्वांटाइज्ड होगा। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं फ्रेंड्स कि ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल होगा, ये एलिमेंट्री चार्ज। कि ऑल ऑब्जर्वेबल चार्ज, वो सारे चार्ज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो इसको कैसे देंगे हम, क्वांटाइज्ड नेचर को हम मान लो लिख दिया QC, तो ये होगा एनी इंटीजर आपका और उसका मल्टीपल किसके साथ, एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है आपको पता ही है, अभी डिस्कस किया था, प्लस माइनस 1.6 cos 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कि जो चार्ज है वो नेचर में कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्व मींस क्या होता है कि इसको देखते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज remains constant
तो हमने देखा चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर की जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके लिए टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स उसकी जो टोटल एनर्जी और टोटल मास, जो टोटल एनर्जी है उसकी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्वेटिव रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, द सिस्टम विच डजंट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग, जो अपनी सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन ना करे, वो सिस्टम कहलाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। और इसके अलावा आप कंजर्वेटिव नेचर को इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, कि चार्ज को ना पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, ये ऑलवेज क्या रहेगा, हमेशा ये कंजर्व रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। यहाँ पे हम चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे इनके बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है आपके पास और नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है, जबकि कि इट इज ऑफ पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव नेचर का रहेगा। मास कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा कि इट इज क्वांटाइज्ड, जो चार्ज आपका क्वांटाइज्ड नेचर का होता है। ठीक है, Ne एलिमेंट्री मल्टीपल ऑफ, और ये क्या होता है, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, जो मास होगा वो आपका क्वांटाइज्ड नेचर का नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड यदि मैं बात करूं तो इट इज कंजर्वेटिव, कंजर्व, जो चार्ज आपका कंजर्वेटिव नेचर का रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा आपका ऑलवेज, और जो मास है आपका इट इज नॉट कंजर्व्ड, ये आपका कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ यदि मैं बात करूं कि जो फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो फोर्स लगेगा टू टाइप्स ऑफ चार्ज के बीच में, जैसे ये एक चार्ज है आपका ए, ये बी है आपका, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनके नेचर पे डिपेंड करेगा। ये यदि दोनों सिमिलर टाइप के होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, अपोजिट काइंड के होंगे तो अट्रैक्शन होगा। बट मास में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मास क्या होगा आपके पास, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर करेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज मैं बात करूं तो फिफ्थ है आपका चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज है वो आपका इनवेरिएंट होगा। इनवेरिएंट मींस जो टोटल चार्ज होगा वो रेस्ट में और टोटल चार्ज होगा मोशन के बराबर। दैट मीन्स ये मोशन पे डिपेंड आपका नहीं करेगा। और जबकि मास है वो क्या करेगा, मास वेरीज विद वेलोसिटी। मास है वो वेलोसिटी के साथ साथ वेरी करेगा। कैसे, जो मास है आपका रेस्ट में डजंट इक्वल टू मास इन मोशन। रेस्ट और मोशन का मास आपका सिमिलर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि चार्ज डज नॉट, वैसे 6 पॉइंट से फिर बढ़ा बट चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज है जो वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं होगा। किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा कोई, तभी उसके ऊपर चार्ज आएगा। विदाउट मास चार्ज हैपन नहीं हो सकता। और जो मास है वो क्या होगा, मास में एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट का मान लो नेग्लिजिबल मास है, जीरो मास है, पॉजिटिव क्वांटिटी तो होगी, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो मास चार्ज के बिना भी हो सकता है, लेकिन चार्ज मास के बिना नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट इसकी। तो चार्ज है वो कैसा है, चार्ज इज
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज जो है वो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था चार्ज और मास के बीच में आपका कंपैरिजन। एक बार वापस से रिपीट करते हैं हम फास्ट कि चार्ज पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है और नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है, बट मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव नेचर। सेकंड हमने बात की कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मास क्वांटाइज्ड नहीं होता, किसी भी एलिमेंट के पार्टिकल का मल्टीपल नहीं होता है मास। फिर हमने पढ़ा कि टोटल चार्ज है वो कंजर्व्ड होता है, जबकि मास जो कंजर्व्ड नहीं होता ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कि जो फोर्स है चार्ज पे वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, जबकि मास पे जो फोर्स होगा वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा आपके पास। नेक्स्ट हमने बात की कि चार्ज है इनवेरिएंट होगा, कि डिपेंड नहीं करेगा ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के मोशन पे, टोटल चार्ज रेस्ट पे और मोशन पे बराबर होगा, जबकि मास है वो वेलोसिटी के साथ साथ वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा। मास रेस्ट में अलग था, जैसे ही वो मोशन में आएगा तो उसका मास डेफिनेट सी बात है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट था चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कि मास नहीं होगा तो कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट चार्ज नहीं होगा तो मास एग्जिस्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी थी इनका कंपैरिजन कि चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी और चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या हुआ कि इन 1785 कूलम्ब्स मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ टॉरजन बैलेंस, ठीक है, कि जो दो टाइप के चार्ज थे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मेजर किया इन्होंने टॉरजन बैलेंस के बेसिस पे, एंड हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। और उनकी इसी ऑब्जर्वेशंस को क्या नाम दिया गया, उन्हीं के नाम पे नाम दिया गया कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, देखिए इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of the charge and is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay friends, देखिए इसी को समझते हैं हम कि इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, की जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगेगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था ए और ये ऑब्जेक्ट था आपके पास बी, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है आपका Q1 और इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है आपका Q2, ठीक है। ये किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, R डिस्टेंस से, ठीक। तो जो Q2 चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो होगा फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड, और सेकंड पे जो फोर्स लगाएगा Q1 वो क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो कूलम्ब्स ने क्या बताया कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, अगर ये सेम काइंड के होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अपोजिट काइंड के होंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म उसने बताई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, इसका प्रोडक्ट Q1
और इसका मैग्नीट्यूड है Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकेंड टर्म उसने बताई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि मैं कंबाइन करूं इनको, उन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कीजिए आप, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल मेथड से समझ रहे हैं हम इसको। देखिए आप जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम सिंबल हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया फ्रेंड्स F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच टू चार्ज आर लोकेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यदि बात करूं कि इन केस ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम और एयर, यदि जैसे मैंने वैक्यूम ले लिया, कोई केस ले लिया वैक्यूम का कि दोनों चार्ज वैक्यूम में प्लेस्ड हैं, तो के की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, नोट लगा दिया मैंने, दैट मीन्स वैक्यूम का केस ले रहे हैं हम, कोई मीडियम नहीं है। अगर मीडियम होता तो यहाँ पे मीडियम लगा देते हम, जैसे ग्लास होता, एयर होता, वाटर होता, तो वहाँ पे केस लगा देते हम। तो एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पे, where epsilon naught is relative permittivity, permittivity of free space, ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, वैक्यूम की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, लेट अब इसको सोल्व करते हैं आगे। देखिए तो ये है अपना F था, K की जगह हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आई आपके पास 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और साथ में चल रहा है आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो ये फोर्स आ रहा है वैक्यूम के केस में, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और साथ में क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आपका फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट निकालना सीखेंगे हम, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था कि चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब, तो निकालना सीखेंगे। तो अभी आपका आया था कि व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो उनका फोर्स क्या आएगा, देन फोर्स इज F वैक्यूम आया था आपका 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स लेट करके चलते हैं हम, लेट F वैक्यूम ले लें आप 9 × 10⁻9 न्यूटन, फोर्स आपका न्यूटन में होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन है। और क्या लेट करें कि Q1 चार्ज बराबर है Q2 चार्ज के, और दोनों चार्ज किसके बराबर है Q चार्ज के। ओके फ्रेंड्स, एंड और R जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था दोनों चार्ज के बीच में, जो ये चार्ज था Q1, ये वाला चार्ज था आपका Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था R को ले लिया मैंने 1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, पुट करेंगे अब वो इक्वेशन में, तो F वैक्यूम की जगह मैंने पुट किया 9 × 10⁻9 न्यूटन इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, और R की जगह हमने लिया है 1 मीटर। ओके फ्रेंड्स,
तो देखिए 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन से 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन कैंसिल, यहाँ क्या बच गया आपका 1 और इधर क्या बच गया मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर, नीचे आ गया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1, ये हो रहा है क्यू स्क्वायर, और मैथ में पढ़ा है जैसे माइनस की पावर है तो नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अपोन में कुछ नहीं है, अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। अब मैं बात करूं क्यू अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर का अंडर द रूट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से क्यू निकालेंगे हम तो आ जाएगा +-1 कूलम्ब। ठीक है, तो चार्ज की जो क्यू चार्ज की ऐसा यूनिट क्या आ गई आपके पास कूलम्ब आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 कूलम्ब की यदि कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगा 1 कूलम्ब इज द चार्ज which repel an equal and similar charge। सिमिलर चार्ज लिखा है हमने तो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट चार्ज लिखते हैं तो अट्रैक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 कूलम्ब इज द चार्ज विच रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद ए फोर्स, कितने फोर्स से विद ए फोर्स 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन एंड विच आर प्लेस्ड, और जो चार्ज था कहां पे रखे हुए थे विच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, जो दोनों चार्ज थे 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन, तो उनके ऊपर लगने वाला चार्ज कितना कहलाएगा 1 कूलम्ब कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स अपना कूलम्ब्स ला इन वेक्टर फॉर्म। अभी कूलम्ब्स ला पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे कूलम्ब्स ला की वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखिए लेके चलते हैं हम, कंसिडर 2 चार्ज Q1 and Q2 are placed at point A and B इन वैक्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, 2 चार्ज हैं वैक्यूम में रखे हैं ए और बी पोजीशन पे, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, दैट मीन्स आर डिस्टेंस से वो अपार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ले ली हमने 2 चार्ज, ये Q1 चार्ज है आपका, ये है Q2 चार्ज, तो ये Q1 चार्ज आपका, ये है Q2 चार्ज, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, Q2 चार्ज रखा हुआ है आपका बी पॉइंट पे, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है आपका आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज सेकेंड, और इस पे इधर क्या आ जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट और क्या लेट करके चलें, लेट R12 कैप एंड R21 कैप आर द पोजीशन वेक्टर। और क्या लेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेट कर रहे हैं यहाँ पे लेट R12 कैप इज द पोजीशन वेक्टर from charge Q1 to charge Q2। Q1 चार्ज से Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है आपके पास R12 कैप, सिमिलरली R21 कैप इज द पोजीशन वेक्टर कहां से कहां होगा आपका चार्ज ड्यू टू चार्ज Q2 टू चार्ज Q1, यहां बी पॉइंट पे आपका पोजीशन वेक्टर होगा R21 कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं नाउ फोर्स ऑन चार्ज
Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, पहले चार्ज Q1 पे फोर्स निकालेंगे Q2 की रिस्पेक्ट में और फिर Q2 पे चार्ज निकालेंगे Q1 की रिस्पेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या है, F12। ठीक है, F12 वेक्टर कितना होता है फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे आप पोजीशन वेक्टर और लगाएंगे, जब वन चार्ज का फोर्स निकालेंगे सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेकंड का पोजीशन वेक्टर होगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ये हो गया आपका F12 फोर्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे रहा हूं फर्स्ट। सिमिलरली सेम ऐसे ही निकालेंगे सेकंड, कंप्लीट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो सिमिलरली F21 वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट F21 है, तो आ जाएगा आपका R12 कैप। इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं इस साइड में, देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट या फिर शूज क्या शो कर रही है, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है यही क्या है आपका, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। जो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है हमने, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इसकी 2 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट शोज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सबसे पहला तो इसलिए यही बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होता है। आप जानते हैं सेंट्रल फोर्स क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, फोर्स विच एग्जिस्ट इन सेंटर। जो टोटल फोर्स होता है वो सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, तो ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। दूसरा पॉइंट है इसका, इट शोज दैट, क्या बताया इसने कि F12 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट, या फिर हम बोलेंगे इट शोज दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल और अपोजिट होंगे कैसे, यहां पे देखते हैं, F12 बराबर होगा माइनस ऑफ F21 वेक्टर के। तो ये क्या कैसे आएगा, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज क्योंकि R12 कैप एंड R21 कैप आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, बिल्कुल हमने देखा था। दैट मीन्स R12 कैप बराबर होगा R21 कैप की माइनस की। तो देखते हैं हम, F12 क्या था आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे था आपका R21 कैप। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड था आपका F21 वेक्टर, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ था आपका R12 कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अब 12 को आप 21 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, पहले वहाँ लगाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 का 12 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस R21 कैप। ठीक है, ये माइनस कहाँ जाएगा, आगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर हो गया आपका R21 कैप। ठीक है, तो देखिए F12 सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R21 कैप, बट ये क्वांटिटी कैसी आ रही है, माइनस आ रही है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ F21 वेक्टर के। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में यहीं तक कवर करेंगे, इससे आगे का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।